प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर। आज हम लोग कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में जो हमारा 7वां चैप्टर चल रहा था बल व न्यूटन के गति विषयक नियमों पर में न्यूटन के गति विषयक नियमों की चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मैकेनिक्स का जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। All the classical mechanics, all the physics which are moving around the classical mechanics deals with the Newton's law of motion. जो भी क्लासिकल मैकेनिक्स है, आपकी चित्त संबंधी यांत्रिकी है, वो न्यूटन के गति विषयक नियमों के आसपास ही इर्द गिर्द ही घूमती है। इससे पहले के वीडियोस में हमने जो है कुछ टॉपिक्स की चर्चा की थी, जैसे बल की साहजानुभूति संकल्पना और जड़त्व के प्रकार। इन पर हमने चर्चा की थी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक नियमों में न्यूटन ने 3 नियम दिए। न्यूटन ने 3 नियम दिए, जिसे पहला नियम हम कहते हैं वो जड़त्व का ही नियम। जड़त्व का नियम जो था, सबसे पहले विराम का जड़त्व जो था वो गैलीलियो ने दिया। गैलीलियो के पश्चात अरस्तु ने कहा कि वस्तुएं विराम में नहीं है, उनकी स्वाभाविक स्थिति गति की अवस्था में है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है सौरमंडल में, इसलिए सभी वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था क्या है, विराम नहीं है, वो गति की अवस्था। तो इस तरीके से अरस्तु ने अपना गति का जड़त्व दिया। फिर दोनों जड़त्वों को जब कंबाइन किया गया तो जो मूल जड़त्व का कॉन्सेप्ट आया, परिभाषा आई, उसके आधार पर न्यूटन ने अपना पहला नियम दिया। और पहले नियम में ये बताया कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो वो अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करेगी, ये विराम का जड़त्व था। और जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो अपनी गति की स्थिति के परिवर्तन का विरोध करेगी, ये गति का जड़त्व था। तो न्यूटन ने दोनों नियमों को मिला करके कहा कि जब कोई स्थिर वस्तु अथवा एक समान गति की अवस्था या एक समान गत्यावस्था में जो वस्तु है वो अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करेगी जब तक कि उस पर वह असंतुलित बल न लगाया जाए। संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में आप जानते हैं, एक बार पुनः चर्चा करते हैं। संतुलित बल वे बल होते हैं जिनका परिणामी शून्य होता है, असंतुलित बल वे बल होते हैं जिनका परिणामी शून्य नहीं होता है। जैसे ये डस्टर है आपका, तो इसको इधर से भी खींचा जाए, इधर से भी खींचा जाए, ऊपर से भी खींचा जाए, नीचे से भी खींचा जाए, इस पर 4 बल लगेंगे। लेकिन इन बलों का अगर परिमाण समान है, जब बराबर मात्रा में लग रहे हैं तो वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी। लेकिन अगर यही एक बल कम या ज्यादा हो जाए तो वस्तु गति की अवस्था में हो जाए। संतुलित बल के प्रभाव में वस्तु गति नहीं करती है, लेकिन असंतुलित बल के प्रभाव में वस्तु क्या होती है, गति करती है। बढ़ते हैं पहले नियम की तरफ। पहला नियम आपका जड़त्व का नियम है। उसमें क्या होता है, अगर वस्तु पर संतुलित बल लग रहा है, वस्तु पर संतुलित बल लग रहा है, माने वस्तु पर लगे समस्त बलों का परिणामी शून्य है, तो ऐसी अवस्था में पहले भाग में हम देखते हैं अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है और उस पर संतुलित बल लग रहा है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। और अगर प्रारंभिक वेग 0 है, उस पर संतुलित बल लग रहा है, तो उसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति समान होगी। उसका अंतिम वेग क्या होगा, वो प्रारंभिक वेग के बराबर होगा। और प्रारंभिक वेग पहले से क्या है, 0 है। ये विराम की अवस्था के लिए हो गया। और अगर गतिशील वस्तु है तो उसका प्रारंभिक स्थिति क्या होगी, u इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब उसका प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा। तो इस अवस्था में u इज नॉट इक्वल टू 0 गतिशील वस्तु के लिए, तो उसकी अंतिम स्थिति क्या होगी, वो जैसे गतिशील है वैसे ही गतिशील रहेगी, माने उसका अंतिम वेग क्या होगा, v इक्वल्स u होगा। ये मैथमेटिकल टर्म्स है, इस तरीके से हम उसको ले सकते हैं। तो न्यूटन का जो पहला नियम है कि प्रत्येक वस्तु अपने विराम की अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था, प्रत्येक वस्तु अपने विराम की अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था, इसको हम गति की अवस्था को एक समान गत्यावस्था भी कह सकते हैं, तब तक बनाए रखने का प्रयास करती है जब तक कि उस पर बाह्य असंतुलित बल को अवस्था परिवर्तन के लिए बाध्य न किया जाए, जब तक कि उस पर बाह्य असंतुलित बल न लगाया जाए।
तो ये आपका न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम हो गया, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम की। क्या है भाई द्वितीय नियम? इस नियम के अनुसार, पहले परिभाषा लिख लेते हैं। इस नियम के अनुसार जो गतिशील वस्तु है, गतिशील वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण होता है वो आरोपित बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। गतिशील वस्तु में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती होता है। यह न्यूटन के गति विषयक नियम का द्वितीय नियम का कथन है। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का ये कथन है जो आपने प्रारंभिक क्लासेस में लाइक 9th में आपने इसको पढ़ा होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि भाषा में इसको लिखते हैं कि माना इस तरीके से लिख लीजिए, लिखिए माना m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल आरोपित करने से वस्तु में स्मॉल a त्वरण क्या होता है? उत्पन्न होता। वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न होगा? स्मॉल a त्वरण उत्पन्न होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आरोपित बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती हो या त्वरण आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती, उसको कुछ भी आप लिख सकते हैं। F इज इक्वल्स टू क्या हो गया? ma हो गया। यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है। क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है। तो इसको हम लिखते हैं, चेंज करते हैं। हम जानते हैं कि वस्तु का त्वरण, हम गति विषयक जो समीकरण है उनको पढ़ चुके हैं। वस्तु का त्वरण जो होता है वो क्या होता है? डेल्टा v बाई डेल्टा टी। डेल्टा v माने वेग परिवर्तन और डेल्टा टी माने समयांतर राह। अब आपको पता है कि जो वेग होता है, वेग परिवर्तन, अगर हम इस a का मान इसमें रख दें F बराबर m a में, तो a के प्लेस पे अगर हम इसका मान रखेंगे तो डेल्टा v अपान क्या हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा v का मतलब होता है v माइनस u, v माइनस u। तो हम इसको लिखेंगे m v माइनस u अपान डेल्टा टी, m v माइनस u अपान डेल्टा टी। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं mv माइनस mu अपान डेल्टा टी, mv माइनस mu अपान डेल्टा टी। देखिए वस्तु का जो प्रारंभिक संवेग है, आपको पता है संवेग वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल से जो प्राप्त राशि होती है उसी को हम प्रारंभिक संवेग कहते हैं। प्रारंभिक संवेग P1 बराबर mu हो जाएगा क्योंकि u क्या है? उसका प्रारंभिक वेग है। और वस्तु का अंतिम संवेग P2 बराबर क्या हो जाएगा? mv हो जाएगा क्योंकि v वस्तु का अंतिम वेग है। तो बेटा यहाँ पर जब हम मान रखेंगे F बराबर mv के प्लेस पे क्या रख देंगे? P2 रख देंगे और इसके प्लेस पे क्या रखेंगे? mu के प्लेस पर हम P1 रख देंगे। और यहाँ पर जो संवेग में परिवर्तन होगा, संवेग में परिवर्तन, उसको हम डेल्टा P कहेंगे। और डेल्टा P बराबर आपका क्या होगा? डेल्टा P इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1 होगा। तो इस तरीके से हम P1 माइनस P2 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं?
डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। हम P2 माइनस P1 के प्लेस पे डेल्टा P लिख दिया, तो मान आया F बराबर क्या आया, F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन के गति विषयक नियम का गणितीय रूप है। ये आपका जो स्टेटमेंट है, गतिशील वस्तु में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती होता है, ये प्रारंभिक दर्जे का समीकरण है, मतलब भाषाई रूप है। थोड़ा स्टैंडर्ड वैल्यू ये हो जाती है कि इसका जो गणितीय रूप है वो F बराबर ma है, और जो उच्च क्लासेस में, हायर क्लासेस में, लाइक इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर जो मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है, वो डेल्टा P बाई डेल्टा T इज इक्वल्स टू F, और इसको कैलकुलस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है कि dP बाई dt बराबर F। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू F। ये आपका क्या हो गया, गणितीय रूप हो गया। इस कथन को, इस गणितीय रूप को मैकेनिक्स में ज्यादा स्थान मिला है, और इसको हम लिखते हैं कि किसी वस्तु में, इसको भाषा में लिख देते हैं, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर। देखिए डेल्टा P जो है वो संवेग परिवर्तन है, और डेल्टा P बाई डेल्टा T जो है वो क्या है, संवेग परिवर्तन की दर है, क्योंकि डेल्टा P को डेल्टा T समय से भाग कर दिया गया, इसलिए दर हो गई। तो किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, आरोपित बल के बराबर होती है। इस कथन को ज्यादा मान्यता मिली, इस भाषाई कथन को जो है क्या कहा गया, इसको ज्यादा वैल्यू दी गई, इसी के आधार पर आगे मैकेनिक्स में इसको पढ़ा जाता है। तो ये कथन क्या है, F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। इसको इंग्लिश में इस तरीके से कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। इस तरीके से आपका ये न्यूटन के गति विषयक नियम का जो द्वितीय भाग है, या दूसरा नियम है, वो आपने कंप्लीट किया। अब हम लोग आवेग की परिभाषा की तरफ बढ़ेंगे। अब हम लोग आवेग की परिभाषा देखेंगे, आवेग क्या होता है। हम लोगों ने संवेग की चर्चा की। संवेग क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग से के गुणनफल से प्राप्त राशि को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अब आवेग की चर्चा करते हैं। न्यूटन का जो गति विषयक नियम द्वितीय नियम है, उसमें हमने पढ़ा कि डेल्टा P बाई डेल्टा T बराबर F होता है। तो अगर हम यहाँ पर डेल्टा P बराबर लिखें तो F इंटू क्या होता है, डेल्टा T होता है। डेल्टा P क्या है, संवेग परिवर्तन है। ये क्या है, केवल संवेग परिवर्तन है, और जब इसको डेल्टा T से भाग कर दिया जाता है तो ये संवेग परिवर्तन की दर बन जाता है। ठीक है ना। तो यहां से संवेग परिवर्तन जो है, माने डेल्टा P वो F इंटू डेल्टा T के क्या हो गया, बराबर हो गया। इसी संवेग परिवर्तन को F इंटू डेल्टा T को ही हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, आवेग। किसी किसी बुक्स में इसको I या किसी किसी बुक्स में इसको J से डिनोट किया गया है। आवेग I बराबर F इंटू डेल्टा T दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा P। F इंटू डेल्टा T बराबर P2 माइनस P1। F क्या है इंटू डेल्टा T क्या है, आवेग है, और P2 माइनस P1 क्या है, संवेग परिवर्तन है। तो संवेग परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, आवेग कहा जाता है। संवेग परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। किसी वस्तु में आरोपित बल, इसको भाषा में लिखते हैं कि किसी वस्तु पर आरोपित बल और वह समयांतराल जिसमें बल आरोपित
होता है के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। बल आरोपित होता है या बल क्रियाशील होता है, के गुणनफल को क्या कहते हैं, हम आवेग कहते हैं। कहीं कहीं पर आवेग को आई से और कहीं कहीं पर इसको जे से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए यदि u बराबर 0 है, माने वस्तु प्रारंभिक अवस्था में जो है वो क्या है, प्रारंभिक अवस्था उसकी स्थिर अवस्था है, तो ऐसी अवस्था में आवेग आई लिखे या जे लिखे, कुछ भी लिखे, या आवेग आई बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1 दैट इज इक्वल्स टू MV माइनस MU। यहाँ पे U का मान 0 रखने से जो आपका I है या जो J है, जो भी कह लीजिए, ये MV के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब J डिनोट कर लीजिए, ठीक है। इंटर लेवल पे आपकी यूपी बोर्ड की जो बुक है उसमें J को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया हायर क्लासेस में इसकी को। तो यहां से J बराबर क्या हो गया आपका MV आ गया। अब इसके हम मात्रक की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं, आवेग का मात्रक, आवेग का मात्रक। तो सबसे पहले तो आवेग क्या है, वो संवेग परिवर्तन है। आवेग क्या है, संवेग परिवर्तन है। इसलिए जो मात्रक संवेग का होगा वही आवेग का होगा। जो मात्रक क्या होगा, संवेग का होगा वही आवेग का होगा। तो संवेग का मात्रक आपने क्या पढ़ा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड पढ़ा, तो ये भी मात्रक होगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो ये बल और वो समयांतराल जिसमें बल आरोपित होता है के गुणनफल को आवेग कहते हैं, तो यहां से जो दूसरा मात्रक निकल करके आया वो क्या है, न्यूटन बल का मात्रक है और समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। तो न्यूटन इंटू सेकंड भी होता है, ठीक है। इसको ms से डिनोट करते हैं और ये आपका क्या है, केजी मीटर पर सेकंड। ये दो इसके क्या हो गए, मात्रक हो गए। और आवेग कैसी राशि है, आवेग सदिश राशि। आवेग कैसी राशि है, आवेग सदिश राशि है। तो इस तरीके से आपने आवेग के बारे में पढ़ा। आवेग और संवेग इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब हम बढ़ते हैं दैनिक जीवन में आवेग के उदाहरण। क्या होते हैं आवेग के उदाहरण। सबसे पहले तो ये समझिए, सब लोग क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं विद्यार्थी ज्यादातर, तो उनके लिए आपने देखा होगा जब हम क्रिकेट में जो बॉलर होता है जब कैच लेता है तो कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर बढ़ा देता है। एक बात समझिए कि यहाँ पर देखिए डेल्टा पी जो पहले से कुछ बन के आ रहा होगा, मतलब मोमेंटम का जो चेंज है वो तो पहले से ही एक निर्धारित राशि हो गई। तो यहाँ पर एफ और डेल्टा टी के मान में परिवर्तन करने के लिए अगर आपको डेल्टा टी का मान बढ़ाना होगा तो एफ का मान स्वतः घट जाएगा, क्योंकि दोनों राशियों का गुणनफल ही संवेग परिवर्तन। और डेल्टा पी जैसे छोटा हो जाएगा वैसे ही एफ का मान बड़ा हो जाएगा। माने जब कोई बॉलर की तरफ गेंद आती है और उसके जो कैच में हथेलियों में टच करती है और टच करने के बाद अगर वो टच करते ही थोड़ा सा अगर वो पीछे की तरफ नहीं बढ़ाएगा, माने जो टचिंग टाइम है उसको अगर इंक्रीज नहीं करेगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। और जैसे टचिंग टाइम इंक्रीज कर लेगा तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। माने बाल उसके हथेलियों पर कम फोर्स लगाएगी, है ना, माने हथेली बाल पर कम फोर्स लगाएगी और बाल हथेली पर कम फोर्स लगाएगा। क्योंकि तीसरा नियम अभी आपको पढ़ना है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। तो क्रिकेट में जो बॉलर है वो गेंद को पकड़ते समय हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, जिससे आवेग जो है, आवेग के कारण आरोपित बल जो है, बाल द्वारा हथेलियों पर आरोपित बल का मान कम हो जाता है और क्रिकेटर के हाथ में, बॉलर के हाथ में जो गेंद आती है उस पर हाथों पर उसके ज्यादा चोट नहीं लगती है। दूसरा, ऊंचाई से कूदने पर
दलदल की अपेक्षा पक्के फर्श पर अधिक चोट लगती। आपने सबने देखा होगा, अगर स्पंजी सरफेस है तो अगर हम कूदते हैं तो उस पर कम हमें चोट लगेगी, क्योंकि जैसे ही हम उस पर कूदेंगे और टच करेंगे, टच करने के बाद भी हमारा मोशन अगर मेंटेन रहता तो बस इतना ऐसे समझिए कि टच, कोई चीज अगर टच करती है और टच करने के बाद भी अगर उसका मोशन थोड़ी देर तक मेंटेन रहता है तो वहां पर आरोपित बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि टच करने के बाद भी मोशन बढ़ चल रहा है, माने जो टचिंग टाइम है वो आपका इंक्रीज कर रहा है, इसलिए फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसी कारण जो आपके व्हीकल्स होते हैं उनमें शॉक एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं, जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में शॉकर कहते हैं। वो साकर क्या होते हैं, साकर मतलब शॉक एब्जॉर्बर, साकर नहीं कहते उसको, शॉक एब्जॉर्बर। वो अवघात अवशोषक होते हैं, वो अपने अंदर जर्क को, झटकों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और हमें उनका आभास क्या होता है, वो उतना नहीं होता है, उनके द्वारा आरोपित बल हमारे ऊपर नहीं लगता है। ये आपके न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम में जो आवेग टॉपिक है उसके ये आपके उदाहरण हो गए। अब हम बढ़ते हैं न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की तरफ। लिखते हैं तृतीय नियम। तृतीय नियम किसका तृतीय नियम है, न्यूटन के गति विषयक नियम में तृतीय नियम है। इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम? देखो हम लोग ये कहते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, यह अध्यात्म का संबंध रूल है, नियम है कि अच्छे कर्म का जो नतीजा है वो अच्छा होता है, बुरे कर्म का नतीजा क्या होता है, बुरा होता है। ये कर्म फल का सिद्धांत है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये नियम ये कहता है कि जो प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मान लिया जाए कि आपके पास दो बॉल है, एक बॉल ए है, एक बॉल क्या है, बी है, तो न्यूटन ने बताया ही अपने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में कि वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती खींचती हैं इस तरीके से। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार अगर हम इसको पढ़ें तो जो एफ ए बी माने एफ वस्तु ए बी पर बल लगा रही है वो एफ ए बी है, और जो वस्तु बी ए पर बल लगा रही है वो क्या है, एफ बी ए है। तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा, संतुलन की अवस्था में अगर ये दोनों वस्तुएं संतुलित हैं, ठीक है, इनके सापेक्ष दूरी घट बढ़ नहीं रही है, तो ऐसी अवस्था में जो एफ ए बी है और प्लस एफ बी ए है, माने दोनों बलों का, दोनों वस्तुओं पर आरोपित बलों का जो परिणामी है वो शून्य होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ए बी बराबर होगा माइनस एफ बी ए के, माने प्रत्येक वस्तु पर जो बल आरोपित होगा उसके बराबर और विपरीत दिशा में भी क्या होगा, बल बराबर और विपरीत दिशा में भी बल आरोपित होगा। ये क्या हो गया आपका न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम हो गया। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब हम इनके दैनिक जीवन में अनुप्रयोगों की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अनुप्रयोग, देखिए सबसे पहला अनुप्रयोग तो यही है कि जिसका हम आम बोलचाल की भाषा में उपयोग रोज आम बोलचाल की भाषा में रोज आम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं कि समतल जमीन पर चलने की प्रक्रिया। समतल जमीन की पर चलने की प्रक्रिया में हम जितने तेजी से जमीन पर पैरों को पटकते हैं, माने पैरों द्वारा जमीन को जितनी तेजी से धक्का देते हैं, हमें घर्षण के कारण जमीन हमारे पैरों को भी आगे की तरफ उतनी ही तेजी से धक्का देती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने देखा होगा
कि अगर नहीं देखा तो प्रयोग करके देखिए। गुब्बारे में हवा भरी है और मान लिया कि ये आपका गुब्बारा है आपके सामने, ये उसका मुंह है वॉल्यूम, ये उसका माउथ है जिससे कि आपने एयर उसमें फिल की है। और भरने के बाद अगर उसको रूम में मेज पर रखेंगे, अगर हवा का ज्यादा दबाव नहीं है कमरे में, तो वो स्थिर अवस्था में रहेगा। लेकिन जैसे उसका मुंह खुलेगा तो हवा इधर निकलेगी और गुब्बारा इधर बढ़ जाएगा। इसी सिद्धांत पर रॉकेट नोदक बनाए गए, रॉकेट्स बनाए गए हैं। रॉकेट्स में क्या होते हैं, गैस पीछे की तरफ निकलती है और उस गैस के दबाव में प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रॉकेट स्वयं आगे की ओर बढ़ता है। घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना, घोड़े गाड़ी मतलब जो होती है उसमें क्या होता है, जो घोड़े होते हैं वो जमीन पर पैरों से पीछे की ओर धक्का देते हैं और जमीन उनके पैरों को आगे की ओर धक्का देती है। तो इस तरीके से जो घोड़े गाड़ी में चलने की प्रक्रिया में, खींचने की प्रक्रिया में न्यूटन के गति विषयक नियम, तृतीय नियम का उपयोग होता है। और बंदूक से गोली चलाने में, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। क्यों? क्योंकि गोली जो होती है वो आगे की ओर गतिशील होती है, उसका संवेग आगे की ओर होता है। तो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बंदूक जो होती है वो पीछे की ओर धक्का मारती है। इसलिए जब बंदूक चलाते समय उसको काफी टाइटली पकड़ करके रखना चाहिए। ठीक, कुछ लोग होते हैं उसको कंधे से टच करा लेते हैं, तो कंधे से अगर आप टच कराइए तो उसको टाइटली टच कराइए, अदरवाइज जो जर्क लगेगा और यहाँ पर शोल्डर में आपके ये फ्रैक्चर क्रिएट कर सकता है। ठीक है, बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। और जो रॉकेट है, रॉकेट माने नोदक हिंदी में जिसको कहते हैं, वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन के गति विषयक नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब तो काफी समय परिवर्तित हो गया, कुएं से बाल्टी भी खींची जाती थी पुराने समय में, तो उसमें भी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम लगता था। हम बाल्टी को खींचते थे और बाल्टी जो होती थी वो हमें खींचती थी। कहीं समस्याओं के स्थिति में अगर बीच से डोरी टूट जाती थी तो बाल्टी नीचे की ओर गिरती थी और खींचने वाला जो व्यक्ति है वो पीछे की तरफ लग जाता था। क्योंकि इस स्थिति में जो दोनों पहले बल थे वो एक दूसरे की ओर लगते थे, लेकिन बाल्टी जब नीचे की ओर गिरती तो उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो व्यक्ति है वो पीछे की ओर गिर जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन था। इसमें जो आपने टॉपिक पढ़े हैं, अगर ये थ्योरेटिकल टॉपिक जो अनुप्रयोग के हैं, आवेग का उदाहरण और न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम का उदाहरण या द्वितीय नियम का उदाहरण या तृतीय नियम का उदाहरण, इसमें तृतीय नियम के उदाहरण ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर ये एग्जाम में पूछा जाता तो आप केवल थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा इसमें ना राइट करके केवल अगर आप इतना लिखते हैं कि इसमें न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का उपयोग होता है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ यूं ही बने रहिए। हम ऐसे ही आपको वीडियोस आगे देते रहेंगे, शुभकामनाओं के साथ।